बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने यूरोप के दौरे पर जाना था। उन्होंने जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा करना था 22 अगस्त से 26 अगस्त तक। लेकिन अचानक 21 अगस्त को बिलाल भुट्टो ने अपना ये दौरा कैंसिल कर दिया। और वजह यह बनाई चूँकि पाकिस्तान कैलेमिटीज़ में घिरा हुआ है, जहाँ पे बारिशें हो रही हैं अनयूजुअल, यहाँ पे सैलाब हुए हुए हैं। आज के फिगर में जो ऑफिशियल फिगर है 850 लोग सैलाब की वजह से अल्लाह ताला को प्यार हो चुकी हैं। तो इन वजूहत की बिना पर उसने अपना दौरा कॉल ऑफ किया। कभी आपने देखा है इस साल, पिछले साल बिलाल भुट्टो कभी सैलाब ज़दगान से मिलने के लिए गए हों? सैलाब तो हर साल आती हैं। कभी देखा कि आजकल वो बाहर निकले हों और किसी बस्ती का सिंध में या जनूबी पंजाब में कहीं उन्होंने दौरा किया हो? कराची डूब गया बारिशों में, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। कभी देखा बिलाल भुट्टो सरकारी सड़कों पे आए हों और उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनके हालात जानने की कोशिश की हो? तो असल में हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये जो 4 मुल्क हैं जहाँ पे बिलाल भुट्टो ने जहाँ था, यहाँ पे ह्यूमन लिबर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, मीडिया बहुत स्ट्रांग है। अगर जब वहाँ के दौरे पर जाते तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं इन ममालिक के, वो पब्लिक ओपिनियन में आके कि प्रेशर में आके बिलाल भुट्टो ज़रदारी से क्या पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पर सवाल ना करते? क्या जो पाकिस्तान में आज का फ्रीडम एक्सप्रेशन है क्या उस पर बात नहीं करते? ये वही दिन है जिस पर बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा कॉल ऑफ किया, जब इमरान खान पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया जा रहा था, जब इमरान खान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में बुलाया जा रहा था, जब पाकिस्तान में यूट्यूब इंटरनेट बंद हो रहे थे, जब सहाफ़ियों को उठाया जा रहा था, जब एयरवे को बंद कर दिया गया था, जमील फरूकी को उठा लिया गया, आज एक और सहाफ़ी अयास समूह को उठा लिया गया, इमरान रियाज खान जेल की हवा खा चुके हैं, इमरान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही हैं। तो ये वजूहात हैं कि जिनकी वजह से दौरा कॉल ऑफ किया गया है। अगर बिलाल भुट्टो ज़रदारी यूरोप जाते तो उनके वज़ीर ख़ारजा उनसे ये सवाल करते, उनकी प्रेस उनसे ये सवाल करती बिलाल साहब से, उनका मीडिया ये सवाल करता, उनके अखबार में लंबे लंबे मज़ामीन जो अभी भी लिखे जा रहे हैं, ये मज़ामीन लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हमारे दौरे पर है और पाकिस्तान में पीछे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है। ये 4 ममालिक हैं जिसमें से जो स्वीडन है, इसमें ह्यूमन इंडेक्स में स्वीडन 9वें नंबर पे है, नॉर्वे 3 नंबर पे है, डेनमार्क 13वें नंबर पे है, जर्मनी 15 नंबर पे है और हम इस ह्यूमन इंडेक्स में 145वें नंबर पे हैं। ह्यूमन इंडेक्स में क्या होता है? यही ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, गुड गवर्नेंस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यही चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं बुनियादों पर उन्होंने इनसे सवाल करने थे, इसी वजह से वो घर बैठ गए। अगर सलाब इतनी ही अहम थे तो शहबाज शरीफ साहब क्यों कतर गए हुए हैं? क्योंकि पता है वहाँ पे क्या क्वेश्चन होने हैं और बिलाल भुट्टो को पता है कि वो अगर यूरोप में जाते हैं क्या क्वेश्चन होते हैं। तो असल रीज़न यही है, ये नहीं है कि सलाह की वजह से रुके हुए हैं, वरना आज हमें वो लोगों से हारे से मिलते नज़र आते हैं, आज भी हमें कहीं ऐसे नज़र नहीं आते। तो वो इसलिए घर बैठ के ताकि यूरोपियन की वाइब्रेंट प्रेस को जो है वो जवाब न देना पड़े। अब ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता यूरोपियन यूनियन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनसे चीज़ें इंपोर्ट करती है ज़ीरो ड्यूटी पे, ताकि उन गरीब ममालिक में रोज़गार बढ़े, वो फॉरेन एक्सचेंज कमाए, उनकी इंडस्ट्री तरक्की करे, ताकि उनका सामान यूरोप में पहुँचे, यूरोपियन लोग उसको ख़रीदें और वो सामान इंट्रोड्यूस हो यूरोपियन ममालिक में। इसे कहते हैं GSP प्लस सिस्टम, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस सिस्टम, 1971 से कायम है। पाकिस्तान में 2013 में पाकिस्तान को एंट्री मिली और पाकिस्तान ने 2014 में अपनी एक्सपोर्ट शुरू की और तब से अब तक पाकिस्तान
5.6 या 5.6 बिलियन यूरोस की एक्सपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान। अगर आजकल तो डॉलर काफ़ी मजबूत है, यूरोप के अगेंस्ट 20 साल की बुलंद सतह पे है। अगर कुछ अर्सा पहले इसको कैलकुलेट किया जाता यूरोप के डॉलर में, तो ये डॉलर जैसे ये 5.67 बिलियन बनते हैं। इतना बड़ा बिजनेस मिला पाकिस्तान को, जिससे मोस्टली टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की मिली, जो कि बहुत ज़्यादा में जॉब देता है। फैसलाबाद में भी, फैसलाबाद मैनचेस्टर पाकिस्तान जो है, जो कहा जाता था कभी। अगर इस GSP प्लस के वफ़द ने 22 जून को पाकिस्तान का दौरा किया, 22 जून 2022 को, ताकि वो अपनी रिपोर्ट जमा करा सके यूरोपियन यूनियन में। उनके मुतालबात क्या होते हैं, उनके कन्वेंशन हैं, 27 कन्वेंशन हैं, जिसको इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, फिर लेबर राइट्स की बात की जाती है, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। अगर दरमियान के दो निकाल दिए तो बाकी क्या बचे? ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स और गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान में है कहाँ पे? ह्यूमन राइट्स हमने देख लिया कि हम ज़बान नहीं खोल सकते कि हमें पुलिस उठा के ले जाएगी। पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बनी हुई है। लेबर राइट्स कहाँ पे है? क्या जो लेबर इतनी महंगी चीज़ें खरीद सकती है, जो आजकल पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन, जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, और गुड गवर्नेंस जैसी चीज़ है ही नहीं। पूरे पाकिस्तान को तो एक वज़ीर दाखिला ने संभाला हुआ है, बाकी वज़रा की नज़र नहीं आते हैं। एक सर में से 20 वज़ीर ऐसे जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, फिर भी वो जो पर्क्स हैं बिंग मिनिस्टर वो उसको ले रहे हैं। महकमे नहीं है लेकिन वज़ीर हैं। तो इस बुनियाद पर उन्हें जाके यूरोप में रिपोर्ट जमा करानी है, और रिपोर्ट कब जमा करानी है? 31 दिसंबर 2022 को। इसी के दौरान में हमारे हालात ख़राब हैं। इससे पहले 3 रिपोर्टें पाकिस्तान की जमा कराई जा चुकी हैं, एक 2016 में, एक 2018 में और एक 2020 में। हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट जमा कराई जाती है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव चली जाती है तो पाकिस्तानी इकॉनमी पे भी क्या असरात होंगे? साफ ज़ाहिर है, जो पाकिस्तान ने 5.5 बिलियन डॉलर्स का जो पाकिस्तान ने बिजनेस किया है, जो लोगों को रोज़गार मिला है यहाँ पे, वो ख़त्म हो जाएगा। जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स बेचारे जो पहले सफ़र कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल के लिए सफ़र कर रहे हैं, वो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से सफ़र कर रहे हैं, उनको बिजली जो है टाइम पे नहीं मिल रही, पूरी नहीं मिल रही, फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हैं, वो पहले कम्पिटिटिव मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो यूरोप जब ये चीज़ें स्कीम के तहत हमसे मंगाता है तो ज़ीरो ड्यूटी पे मंगाता है, ताकि हमारी चीज़ें ज़्यादा बिक सकें। उन पर ज़ीरो ड्यूटी होती है, क्यों ड्यूटी लगती है? ताकि लोग एक्सेस में हो। तो अगर पाकिस्तान ये स्टेटस ले लिया जाता है तो पाकिस्तान की इकानमी कहाँ चली जाएगी, जो पहले ही सफ़र कर रही है। आज वज़ीर पाकिस्तान $2 बिलियन उधार लेने के लिए गए हुए हैं। सऊदी से रिक्वेस्ट की है कि हमसे जो $1 बिलियन है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दें, रोल फॉरवर्ड कर दें। UAE से $1 बिलियन उधार पे लिया जा रहा है, जो पहले उधार पे चल रहा है। अगर जो फ्री डॉलर, जो एक्सपोर्ट हमें फ्री डॉलर अर्न कराती है, और ये फ्री डॉलर पाकिस्तान के पास ना रहे तो फिर क्या होगा? इमरान खान को नहीं रोका जा सकता, सियासी सिस्टम को मुक्त नहीं रहे। पाकिस्तान की बका सियासी सिस्टम में है, और पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक अपोजिशन जमात है पूरे पाकिस्तान में, बाकी सारी जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हुकूमत बैठी है, उसी को दीवार से लगा रहे हैं। अगर इमरान खान को रोकना होता तो रुक चुका होता, अगर आप उसको डराना होता तो डरा चुके होते हैं। वो नहीं डरा। आज भी इस वक्त भी हरीपुर में KPK में उसका बहुत बड़ा जलसा है जो जारी है, और हद नज़र तक लोग ही लोग हैं। जो इतने लोग इकट्ठे कर सकता है तो इतने लोग वोट भी ले रहा है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है, आखिर में मिल बैठिए, मुक़्तदर हल्के खुदा के लिए मिल बैठिए, इलेक्शन का ऐलान कीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, ताकि लोग अपने हक राय दही इस्तेमाल करें। उसके बाद जो पार्टी भी, चाहे ये PDM कोलिशन मेजॉरिटी लेता है, हुकूमत बनाए अपनी, चाहे PTI अगर ले सकती है तो ये अपनी पार्टी बनाए, बट लोग के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए जिस पर लोगों का एतमाद हो, मजबूत हुकूमत हो,
تاکہ فیصلے کر سکے. یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ انتہائی ناپائیدار حکومت ہے جو فیصلے نہیں لے سکتی، جس کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. فیصلوں میں دیر ہوتی ہے، جب فیصلے میں دیر ہوتی ہے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. لہٰذا پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جائیے، امن سے بات چیت سے معاملہ حل کیجیے تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو، لوگوں کو روزگار ملے، جو غریب آدمی ہے اس کو نوکری ملے، جو بزنس مین ہے اس کو بزنس ملے، تاکہ پاکستانی خزانے کو پیسہ ملے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.